नमस्कार, जय हिंद। हमारी खास पेशकश शौर्य गाथा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। देश 25वां कारगिल विजय दिवस मनाने जा रहा है और इस खास देश के वीर सपूतों को समर्पित तो है ही, साथ ही गर्व से भर देने वाले हैं, क्योंकि तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल में खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराया और शौर्य के पटल पर अमिट छाप छोड़ दी। कारगिल वार के इन्हीं वीर सपूतों की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को यह दिन कारगिल विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो आइए हम आपको ऐसी गाथाएं सुनाते हैं जो कि शौर्य से भरी हुई हैं, जिन्हें सुनकर आपकी आंखें तो नम होंगी ही, साथ ही आप भारत के वीर सपूतों को सुनकर वीर रस से भी भर जाएंगे। शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये दिल मांगे मोर। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, वो भारत कभी नहीं भूल सकता। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। पाक का नापाक प्लान, चोटी पर तैनात सैनिक। भारतीय इतिहास में 26 जुलाई की गर्व का दिन है। इस दिन भारत के टाइगर हिल्स पर भारतीय झंडा लहराकर पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस दिन देश के उन वीर जवानों के बलिदान को याद किया जाता है, जिन्होंने बिना किसी परवाह की अपनी जान की बाजी लगा दी। इतना ही नहीं, बल्कि 60 दिनों तक चले इस युद्ध में न जाने कितने जाबाजों ने अपनी बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया। दुश्मनों की सेना का डटकर सामना किया। जहां पाकिस्तान अपनी पूरी प्लानिंग के साथ तैयार होकर बैठा था, वहां भारत को इसकी भनक तक नहीं, यहाँ तक कि रॉ को भी इसकी भनक नहीं। पाकिस्तानी सेना इतनी बड़ी योजना बनाकर बैठी थी। दरअसल पाकिस्तानियों ने इस ऑपरेशन के लिए कोई भी अतिरिक्त बल नहीं मंगवाया था, इसलिए भी रॉ को इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तानी सैनिकों की पहली योजना भारत प्रशासित कश्मीर से पहाड़ की कुछ चोटियों पर कब्जा करना और फिर श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करने की। इस रास्ते से भारतीय सैनिकों को रसद मिलता था। पाकिस्तानी सैनिक हर तरह से भारतीय सेना को कमजोर करने की फिराक में थे, ताकि वो अपने नापाक इरादों को अंजाम दे सके। अटल की एक कॉल से नवाज शरीफ के छूट गए पसीने। 5 फरवरी 1999 की है, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर उनके साथ 20-25 लोग साथ थे। अभिनेता देवानंद, कपिल देव और जावेद अख्तर भी शामिल थे। वाजपेयी बस में बैठकर बाघा बॉर्डर पार करके लाहौर पहुंचे और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोस्ताना अंदाज से गले लगाए। लेकिन इसके पीठ पीछे पाकिस्तान वो कायराना हरकत कर रहा था, जिसका पता वाजपेयी को 4 महीने बाद लगा। नवाज शरीफ दुनिया के सामने वाजपेयी के साथ मिलकर शांति का राग अलाप रहे और उसी दौरान सेना जम्मू कश्मीर के लद्दाख के कारगिल से भारतीय जमीन पर कब्जा जमा कर बैठी। भारत को जब इसकी खबर लगी तो पाकिस्तान अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि जो कुछ भी कारगिल में हुआ उसकी जानकारी वजीर आजम नवाज शरीफ को दी। लेकिन शरीफ ने इस बात का खंडन किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। कारगिल की चोटियों पर लहराया तिरंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने पीक पर फिर से कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और टोलोलिंग नाले पर
नजर रखी। मिशन के दौरान उन्होंने ये दिल मांगे मोर उनकी सफलता के संकेत के रूप में बोला। पीक का कब्जा करने के बाद या पीक कब्जा रखने के लिए एक मिशन के लिए गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे कठिन मिशन में से, जिसे जीतने के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के दौरान उनकी शहादत के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित। तो देखा आपने किस तरह से हमारे वीर सपूतों ने अपने शौर्य और बलिदान से कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया और दुनिया के इतिहास में शौर्य के कुछ ऐसे पन्ने जोड़ दिए जो अमिट छाप के रूप में आजीवन हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अब आइए कारगिल की दास्तां सुनते हैं रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर बी वत्स और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर विनायक की जुबानी, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रखर जैन ने। 25वीं सालगिरह मना रहे हैं हम कारगिल विजय दिवस के, भारत के गौरव की, उस दिन की जब भारतीय सेना ने अपने जोश जुनून जज्बे के साथ अपने दिलेरी का भी जो है परिचय दिया था और अपनी दिलेरी की से एक इबारत लिखी थी। इस बार हमारे साथ आज इस खास मुलाकात में मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर बी वत्स, जो उस समय 1999 में उस कारगिल के युद्ध को फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, लोहा ले रहे थे उन देश के दुश्मनों से और अपने देश की आन बान शान को बचाने में लगे हुए थे। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेट में। धन्यवाद, जय हिंद। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो क्या हुआ था उस मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच, क्या कुछ उस समय चल रहा था करगिल सेक्टर में? देखिए, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो भौगोलिक दृष्टि से और मौसम की दृष्टि से बहुत ही विषम है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है और हमारे और पाकिस्तान के बीच में 1999 से पहले एक अनरिटन समझौता टाइप का था कि क्योंकि उतनी ऊंचाइयों पर, उन पोस्टों पर हमारे और पाकिस्तान के सैनिक दोनों को रहना बहुत मुश्किल होता था, तो इसलिए सब अपने पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस में चले जाते थे और बर्फ़ पिघलने के बाद में वापस आ जाते थे। लेकिन पाकिस्तान के उस समय जनरल जो चीफ थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने नवाज शरीफ और वाजपेयी जी के मध्य हो रही शांति वार्ता को ख़त्म करने के लिए बिना नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानकारी के बिना ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए उस वर्ष अपने सैनिकों को जो ऊंचाई वाली पोस्ट से वापस नहीं बुलाया और बल्कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की जो रेगुलर आर्मी थी उनकी, उसके सैनिकों के साथ में उसको और रीइंफोर्स कर दिया। हमारी सेना हमेशा की तरह से वापस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर आ गई और जब उन्हें बकरवालों के थ्रू पता लगा कि इस तरीके से वहाँ पर हरकत हो रही है पोस्ट पर, तो उन्होंने सोचा कि पहले कुछ मुजाहिदीन होंगे। एक पेट्रोल कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में भेजी गई, जिसके बारे में 1999 की ही बात है। तो उनके कैप्टन कालिया और उनकी पेट्रोल के साथ में किस तरीके से दुर्दांत तरीके से पाकिस्तानी सेना ने उनको मारा, वो अब जग जाहिर वाली बात है। तो इस प्रकार जब पता लगा कि पाकिस्तान ने 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ इस व्यू रचना को रचा है। उनका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये था कि श्रीनगर से लेह जाने वाली जो NH-1 अल्फ़ा है, जिससे हमारा पूरा सामग्री उस समय आता था, रसद हमारी पूरी आती थी, विंटर स्टॉकिंग होती थी, उसको काट दिया जाए और लेह लद्दाख के इलाके को कट करके सियाचिन की तरफ से चाइना के साथ मिलकर लद्दाख की तरफ आक्रमण किया जाए और लद्दाख को कैप्चर कर लिया जाए। दूसरा उनका मुख्य उद्देश्य जो हमें लगता था कि वो पाकिस्तान जो कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे, उसको दुनिया को ये बताना चाहते थे कि कश्मीर एक अशांत जगह है और कश्मीर के लोग भारतीय सरकार के साथ खुश नहीं हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ में ही मिलेंगे और पाकिस्तान के ज़्यादा जाने पाएंगे। और एक और मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि जो टेररिज्म वो फैला रहा है, आज भी फैला रहा है, उस समय उसको टेररिज्म को काफ़ी हद तक दबा दिया गया था। तो उस टेररिस्ट को एक संजीवनी की तरह से
वो एक ऑक्सीजन देने के तरीके से इस वॉर को उसने अंजाम देने की कोशिश की। सर, आपने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का जिक्र किया। जब वो न्यूज़ फैली इंडियन मिलिट्री के अंदर, उस समय क्या आर्मी के अंदर माहौल था? उस तरफ उसके बाद किस तरीके से मोबिलाइज हुई आर्मी कारगिल की तरफ? जिस दिन कैप्टन कालिया की का पार्थिव शरीर हमें वापस सौंपा गया, मैं कारगिल शहर में ही, कारगिल हेडक्वार्टर के अंदर में उस समय में मौजूद था और मुझे पता है कि किस तरीके से, किस टॉर्चर करके उनको मारा गया। दुश्मन को दुश्मन के अंजाम तक पहुंचाने का भाव, जो जज्बा था, वो और बढ़ गया था। मतलब कि किस तरीके से उन्होंने हमारी पोस्टों को जो है वो कब्जा किया है, उस कब्जे को कितनी जल्दी से जल्दी हम वापस पहुँचाएँ। और सौरभ कालिया जैसे योद्धा की, एक बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे, मैं उनको पर्सनली भी जानता था क्योंकि हम लोग पिथौरागढ़ में साथ में ही थे। बहुत अच्छे अफसर थे। तो ये हमारे भारतीय सेना की जाबाजी है। हमारे देश का जो जवान है और हमारे देश की जो जूनियर लीडरशिप है, वो इतनी अव्वल दर्जे की है कि दुनिया के लोग इस बात का लोहा मानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर में हमारे देश की सेना को सबसे ज़्यादा मांगा जाता है, सबसे ज़्यादा चाहा जाता है, क्योंकि वो निष्पक्ष रूप से काम करती है और कम से कम साधनों के साथ में वो विषम से विषम परिस्थितियों में, दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर अंजाम को, अपने काम को अंजाम देती हैं। और इसीलिए भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग है, जो उसकी काबिलियत है, उसका जो युद्ध क्षमता है, वो बहुत अव्वल दर्जे की है। और इसी बात को जानकर गलवान के अंदर में जब चाइना ने जो हिमाकत की, तो हमारे देश का जो जवान है वो हाई एल्टीट्यूड, उच्च तुंगता वाले इलाके में लड़ने में इतना पारंगत हो चुका है कि वो चाइना के जवान को बड़ी आसानी से खदेड़ सकता है, बड़ी आसानी से उसको दबा सकता है। और चाइना इस बात को बहुत अच्छे से मानता है, जानता है इस बात को कि हाई एल्टीट्यूड इलाके के अंदर में हमारे देश की सेना सियाचिन में जो है 1984 से लड़ रही है और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है वो, और बड़ी कामयाबी से लड़ रही है। पाकिस्तान कितनी बार कोशिश कर चुका, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे देश का जो जवान है वो बहुत मजबूत है, जूनियर लीडरशिप बहुत अव्वल दर्जे की है। सर, आपने जो जिक्र भी किया, सियाचिन में हमारी सेना 1984 से लड़ रही है। कारगिल के अंदर भी एक बार और पाकिस्तान हिमाकत कर चुका था, 99 में एक बार फिर से हिमाकत की। तो कट्टू जब ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ, उसके बाद क्या स्थिति बनी, किस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ ट्रूप्स का? शुरू में तो हमें ऐसा लगा था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है और इसलिए बड़ी लाइटली उसको लिया गया। लेकिन जैसे जैसे पता लगता गया कि पूरे हाई पोस्ट के ऊपर में पाकिस्तानी सेना कब्जा कर बैठी है, तो फिर तकरीबन 2 लाख फोर्सेस को अलग अलग जगह से वहाँ से इंडक्ट किए गए। जैसे जो हमारी ब्रिगेड थी, मैं ब्रिगेड मेजर था वहाँ पर, पिथौरागढ़ से हमारे को एयरलिफ्ट किया गया। और यहाँ कहना पड़ेगा कि बहुत कम एक्लिमेटाइजेशन में वहाँ हमारा पाकिस्तान के सैनिकों से ज़्यादा युद्ध नहीं था। हमारा जो मुकाबला था वो वहाँ की आबो हवा से था, वहाँ की बर्फ़ से था, वहाँ की ठंडे जो वहाँ पर ठंड थी उससे था। पेड़ नाम की चीज़ वहाँ थी नहीं। आप 10 कदम चलेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है वातावरण के अंदर में, तो आपका सांस फूलने लगता था। लेकिन तारीफ़ करनी होगी वहाँ के जो लोकल्स है उनकी, कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना का साथ दिया और रसद सामग्री पहुँचाने में बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल किसी बात की चाह न के उन्होंने हमारे साथ में रसद सामग्री, हथियार, अम्युनिशन लेकर चलते थे। सर, जब ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ तो एक निर्देश दिल्ली से आया कि LOC कोई क्रॉस नहीं करेगा, और इस तरफ से जो एल्टीट्यूड्स थे वो स्टीप थे, बहुत ज़्यादा पैने थे और चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि सीधी चढ़ाई थी। तब जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने उस चढ़ाई को कैसे चढ़ा, और चढ़ाई चढ़ने के बाद वहाँ से दुश्मन को भी खदेड़ा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती। तो वो उसकी कुछ किस्से जो आपके पास हो वो भी शेयर कीजिएगा। हथियार से ज़्यादा अहमियत हथियार को चलाने वाले की होती है। अगर हथियार चलाने वाले में जज्बा है, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना है,
उसकी अच्छी ट्रेनिंग है, कॉमरेडशिप है, अपने साथियों पर भरोसा है, अपने अफसर पर भरोसा है, अपने देशवासियों पर भरोसा है, तो किसी भी परिस्थितियों में, जैसा आपने बताया, बड़ी दुर्गम परिस्थितियाँ थी वहाँ पर, और हम लोग जो है, यस कैजुअलिटीज थोड़ी ज़्यादा हुई। अगर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती तो बहुत कम कैजुअलिटी होती, लेकिन इतना होते हुए भी हमने दुनिया के अंदर में एक मिसाल कायम कर दी कि उच्च तुंगता वाले एरिया में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में किस प्रकार कम से कम समय में इतनी विषम परिस्थितियों के होने के बावजूद भी लड़ाई को कैसे जीता जाता है और दुश्मनों को कैसे पराजित किया जाता है। आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देश इस चीज़ को अपने सैनिकों को पढ़ाते हैं। जहाँ तक LOC की बात है, ये एक राजनीतिक फैसला था और मैं इस फैसले का कदर करता हूँ। 26 जुलाई 1999 को हमारी सेना इस पोजीशन में थी कि अगर हम चाहते तो पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस था, उस एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को 48 घंटे के अंदर में कैप्चर कर सकते थे। सकारदू जगह, जहाँ अभी चाइना के लोग भी आ गए हैं। लेकिन वाजपेयी जी ने LOC की कदर करते हुए, इंटरनेशनल रिलेशंस की कदर करते हुए LOC क्रॉस ना करने का फैसला लिया, जो शायद उस समय की परिस्थितियों में सही फैसला था, क्योंकि कारगिल वॉर एक लोकल वॉर के तौर पर लड़ी गई, एक इलाके विशेष में लड़ी गई, और अगर LOC क्रॉस करके हमारी सेना आगे जाती तो हो सकता था कि लड़ाई पूरे बॉर्डर पर फैल जाती और एक बड़ी लड़ाई फैल जाती और ये परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती थी। परमाणु युद्ध को रोकने के लिए भारतीय सेना स्टेप बैक की, जबकि उसकी इच्छा पूरी थी। भारतीय सेना ने स्टेप बैक नहीं किया, नहीं, ना ना, पॉलिटिकली ना 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 ना, स्टेप बैक नेगेटिव वर्ड है। स्टेप बैक नहीं किया, हम पाकिस्तान की सीमा के अंदर नहीं घुसे, हमने आगे कदम नहीं बढ़ाया, क्योंकि इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है उसका हमने वो किया। स्टेप बैक तब होता जब हम वापस कारगिल पे आ जाते। हम कारगिल तक ही हम जो हमारी पोस्ट थी जिसको पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया था, उन पोस्ट को हमने वापस लिया और आगे हम नहीं बढ़े, जबकि हम बढ़ सकते थे। हम उस परिस्थिति में थे, हमारे पास में पूरा असला था, गोला बारूद थी, हमारे पास में पूरे सैनिक थे, और भारतीय सेना ने, मैं आपको यहाँ बता दूँ, इस बात को मांगा भी था, ऑर्डर मांगा भी था कि हमें आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया जाए और सकारदू को कैप्चर करने की परमिशन दी जाए, जिसे हमारे राजनीतिक, देखिए, राजनीतिक फैसलों के ऊपर ही मिलिट्री फैसले आधारित होते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, जो राजनीति जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सोचेंगे उसी के ऊपर में हमारी सेना की अमल करती है, और इसका एक उदाहरण है। लेकिन उस फैसले से बहुत ज़्यादा सैनिक शायद खुश ना हो, क्योंकि जितनी कैजुअलिटी हुई, उस कैजुअलिटी के बाद जब सैनिक लड़ रहे थे तब क्या माहौल रहा वहाँ पे? 11,000 से ज़्यादा सैनिक जब शहीद हो रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं, 11,000 सैनिक शहीद नहीं हुए, फिगर्स जो है बहुत कम है। देखिए, सेना क्या चाहती है, देश का प्राइम मिनिस्टर क्या चाहता है, अल्टीमेटली जो सर्वहित में, पूरे देश के हित में जो सोच रहा है वो देश का प्राइम मिनिस्टर ही सोच रहा है। सेना का जो है उसके बारे में सोचना कोई मायने नहीं रखता है। हमने, सैनिकों ने अपने चीफ के जरिए ये इच्छा जताई कि हम इस परिस्थिति में आ गए हैं कि हम पाकिस्तान के इसी को कम 48 घंटे में कैप्चर कर सकते हैं। अब उसको परमिट करना नहीं परमिट करना एक राजनीतिक फैसला था, और मेरे विचार में वो बड़ा सही फैसला था, वरना युद्ध लंबा हो सकता था, और जो जिसमें एयरफोर्स और नेवी को भी शामिल होना पड़ता। सर, एयरफोर्स का जिक्र किया आपने, तो कारगिल में एयरफोर्स का कितना योगदान रहा? क्योंकि एयरफोर्स हाई टेरेन, क्योंकि ये पूरा वॉर था। जैसे भारतीय सेना के जो ऑपरेशन है उसको ऑफ विजय का नाम दिया गया, इसी प्रकार एयरफोर्स का जो ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन सफ़ेद सागर का नाम दिया गया। एक्चुअली ट्रेन जो है वो इस तरीके की थी, रेजर एज पोस्ट थी, दुर्गम इलाका था, तो वहाँ पर पिन पॉइंट पोस्ट पर एयरफोर्स के जरिए इतनी तेज़ गति से चलने वाले हवाई जहाज़ों के जरिए अटैक करना काफ़ी मुश्किल होता था, और अगर उसको करना भी होता है तो उसके लिए PGMs यानी प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशंस, जो लेजर
पर सवार होकर बिल्कुल पिन पॉइंट वो करते हैं, लेकिन वो एम्यूनिशन बहुत महंगा होता है। हमारे पास में हमारी बोफोर्स गन थी। बोफोर्स गन एक एरिया वेपन है, 100 मीटर के एरिया में सब कुछ तहस नहस कर देती थी। तो जब हमारे पास में एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ और बोफोर्स जैसी गन थी, हम जब रात को वहाँ पर अटैक होता था तो किसी टारगेट के ऊपर में कभी कभी बोफोर्स जो है 1000 राउंड फायर कर रही है, कभी 12 बार, तो जो ट्रेसर जाते थे तो वो ऐसा लगता था दिवाली बन रही है। तो हम लोग जो है वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में भी रोज दिवाली मनाते थे। युद्ध क्षेत्र में दिवाली मनाना ये भारतीय सेना का ही एक जवान है, वो कह सकता है। हालांकि सर कुछ वो भी किस्से आप जानना चाहेंगे जब आप लोग लड़ रहे थे, ऊपर जब गोलियां दोनों तरफ से बरस रही थी अंधाधुंध, तो उस समय किस तरीके के किस्से एक फौजी के नाते सामने आए? एक जज्बा होता है, एक दिमाग में एक 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 क्रोध सा होता है कि किस प्रकार से हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया शांति वार्ता के नाम पर। तो हर सैनिक का सबसे पहला एम तो उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से जल्दी से जल्दी हमारी ज़मीन पर आए हुए पाकिस्तानी दुश्मन को वापस खदेड़ कर उसकी तरफ खदेड़ा जाए। वो जज्बे को वही समझ सकता है जो यूनिफॉर्म में होता है। और हमारे देश के सैनिक का जो मोटिवेशन है वो एक अच्छी ट्रेनिंग, एक अच्छी लीडरशिप, अपने सैनिकों में, अपने साथ के सैनिकों में और अपने देश के जो हमारे जो अफसर्स हैं, जूनियर अफसर्स, सीनियर अफसर्स, उन पर उनकी काबिलियत पर भरोसा, जो उन्होंने देखा कि इतने कम से कम समय में हमने वहाँ पर जीत हासिल करी। अभी हम बात कर रहे थे एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स का जो इस्तेमाल है वो बजाय दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए कम किया गया और दूसरे कामों में, जैसे ऑब्जर्वेशन है, जैसे कैजुअलिटी इवोकेशन है, जैसे जो सीनियर जो है लीडर्स का ट्रांसपोर्टेशन को जो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए जाने के लिए, उस तरीके की जो 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 काम थे वो हमारी सेना की एओपी से मिलकर और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। जहाँ तक नेवी का सवाल है, नेवी का जो ऑपरेशन था उसको ऑप तलवार का नाम दिया गया था और अरेबियन सी में और हिंद महासागर सी में कराची पोर्ट को हमारे शिप्स ने उनके इंटरनेशनल बॉर्डर से बाहर रहकर घेर लिया था कि अगर युद्ध बड़ा होता है तो कराची पोर्ट से ही उनकी सारी सप्लाई जाती है। 1971 में भी उनके पास में सिर्फ जब कराची पोर्ट के जो पेट्रोलियम का डिपो था उस पर हमने हमला करके उसको आग लगा दी थी। तो इसी प्रकार की जो है प्लानिंग कि कराची पोर्ट से ना कोई आ पाए ना कोई जा पाए, उस तरह की जो प्लानिंग की गई कर ली गई थी और हमारी नौसेना बड़ी मुस्तैदी से वहाँ पर तैनात थी। यहाँ मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि अगला युद्ध समुद्र में लड़ा जाएगा। थल सेना का रोल धीरे धीरे, क्योंकि आप माउंटेन्स में कितना कैप्चर करेंगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, जबकि जो जितना भी रसद सामग्री जो कुछ भी आ रहा है उसकी अर्थव्यवस्था का जो है चाइना की खास तौर से, वो अगर हम समुद्र के अंदर में ताकतवर होंगे तो चाइना को हम अच्छी तरीके से दबा सकते हैं और दबा रहे हैं। सर जो टेरेन था उसमें ये भी कहा जाता है कि जो रेशियो था वो 10-1 था। दुश्मन ऊपर से निशाना लगा के फायर कर रहा था, हमें उस जहाँ से गन आ रही है, जहाँ से गोली आ रही है उसकी डायरेक्शन में फायर करना था। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिकली जब स्ट्रेटेजी बनी इस पूरे वॉर की, ऑपरेशन विजय की, तो वो स्ट्रेटेजी बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल था इस वॉर के लिए? नॉर्मली जब हम अटैक करते हैं तो अटैक में जो रेशो होती है वो 3:1 होती है। यानी कि अगर एक डिफेंस में है दुश्मन तो उसके अगेंस्ट 3 जो है अटैक करने वाले सोल्जर्स जाते हैं। लेकिन क्योंकि टेरेन इतनी ख़राब थी, मौसम इतना ख़राब था, ठंडा वो था, तो कई जगह 10:1 जैसे आप सही कह रहे हैं, कई जगह 15:1 की रेशो के साथ में हमें अटैक करना पड़ा। वो ज़रूरी था। अगर इतनी फोर्स के साथ में हम अटैक नहीं करते तो विजय पाना इस प्रकार मुश्किल था। खड़ी चढ़ाइयाँ थी वहाँ पर, आड़ लेने के लिए सिर्फ पहाड़ियाँ थी, कोई पेड़ पौधा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ये आपकी बात सही है कि रेशो 10:1 से लेकर उससे भी ज़्यादा कई बार इस्तेमाल की गई।
सर टाइगर हिल एक बहुत बड़ा एक नाम इस ऑपरेशन विजय में होता है, बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में देखा जाता है। टाइगर हिल इतनी बड़ी विक्ट्री के रूप में क्यों देखा जाता है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि NH-1 अल्फा को काटने का उनका मुख्य उद्देश्य था, और टाइगर हिल और जो उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ थी, उस पहाड़ियों पर दुश्मन बैठकर सीधा हमारा जो मूवमेंट हो रहा था NH-1 अल्फा पर, उसको इंटरडिक्ट कर रहा था, उसके ऊपर में फायर डाल रहा था। और टाइगर हिल के कैप्चर करने के बाद में हमने ये मान के चलिए कि सांप का हमने सर दबा दिया था। तो बेसिकली मेजर जो पॉइंट था वो टाइगर हिल था, जहाँ से टाइगर हिल बहुत सारी उसके चीजें आसपास में कंट्रोलिंग। टाइगर हिल एक लाइमलाइट में चीज आ गई क्योंकि बड़ी मुश्किलों के साथ में उसको कैप्चर किया गया, बहुत दुर्गम परिस्थितियाँ थी। लेकिन टाइगर हिल जैसी और बहुत वहाँ पर पहाड़ियाँ थी, बहुत ऐसी जो थे, तोलोलिंग, टाइगर हिल, ये तो जो मस्को वैली में, जुबारी में, उस एरिया में जो है काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट लोकेशंस थी जो हमारे देश की सेना ने कैप्चर की। लेकिन टाइगर हिल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नाम था जो लाइमलाइट में आ गया। सर कारगिल के पहले वैली में बहुत सारे ऑपरेशंस चल रहे थे, उसके पहले सियाचिन में एक्शन देखा गया था। तो उन तमाम चीज़ों के बीच में एकदम से कारगिल जैसा वॉर आ जाना, वो कितना चैलेंजिंग था भारतीय सेना के लिए? देखिए, हमारी सेना हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। पीस के टाइम के दौरान में भी हम लोग अपनी प्रैक्टिस, चाहे वो सैंड मॉडल के रूप में है, चाहे ज़मीन पर ट्रुप्स के साथ में एक्सरसाइज करने का है, या और अन्य तरीके हैं, वो हमारी चलती रहती है। अमूमन उसमें हम दुश्मन हमारे साथ में कैसे करेगा, वो अगर हम यहाँ पर अटैक करेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, इस तरह की जो है वो वॉर गेम्स चलते रहते हैं। लेकिन हमेशा होता ये है कि अगर हम 20 चाल सोच के चलेंगे तो दुश्मन हमेशा 21वीं चाल चलता है, और उसके लिए भी हमारे को तैयार रहना पड़ता है, जो कंटीजेंसी प्लानिंग के तौर पर हम करते हैं। तो शुरू के जो 1-2 हफ्ते को छोड़कर बाकी हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि भाई दुश्मन ने जो क्या किया है। हाँ, हमें सिर्फ आश्चर्य शुरू में जो ये हुआ कि इतने बड़े लेवल के ऊपर में दुश्मन ने हमें धोखा देने की कोशिश करी है, जिसकी संभावना हमें नहीं लग रही थी, पर ऐसा हुआ। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि जब वाजपेयी जी ने डिक्लेयर किया कि ऑपरेशन विजय इज़ अ सक्सेस, और उसके बाद वो वहाँ पहुँचे भी थे कारगिल के अंदर, उस समय सेना के मनोबल किस लेवल पे था? उस समय क्या चल रहा था सेना के अंदर? सेना का मनोबल तो शुरू से ही बहुत हाई था, और अपने मनोबल के ऊपर ही तो सेना ने जो है वो कारगिल में युद्ध जीता, और आज हम उसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हर सैनिक के जवाब में एक जीत के बाद में जो जज्बा होता है, एक खुशी का माहौल होता है, देश के लिए अब कुछ करने की भावना होती है कि, और एक प्राइड का मौसम होता है, वो उस तरह का माहौल जो है वहाँ पर था, और वो आज भी है। कुछ बदला सर कारगिल के बाद? बहुत कुछ बदला, पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। कारगिल के अंदर में जो हथियार हमारे पास में थे वो बहुत पुराने हथियार थे, उन हथियारों के साथ में हमने विजय हासिल करी। आज हमारे पास में बहुत आला दर्जे के हथियार हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं हमारे पास में, हर तरह का जो दुनिया के अंदर में बड़ी से बड़ी जो ताकतें जो उनके जो लड़ती है अपने आला हथियारों से, वो हथियार हमारे पास में है। बल्कि हम उन हथियारों को अपने यहाँ बनाकर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दूसरे देशों को जो है वो दे रहे हैं। तो हालात में, माहौल में काफ़ी चेंज हुआ है, वरना चाइना हमें इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं था। चाइना को मालूम है कि चाहे वो पाकिस्तान का साथ ले ले या अपने घर में बैठे हुए जो स्लीपर सेल्स के अंदर में हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनका साथ ले ले, लेकिन हमारे देश की सरकार एक मजबूत सरकार सेंटर पर बैठी हुई है, जो फैसले लेने वाली सरकार है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन फैसले लेने वाली सरकार जो है वो देश के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, और हमारी सेना के लिए अच्छी होती है। एक ज़माना था जब हमारे को जो कश्मीर के अंदर, जो जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर LOC पर जो है पाकिस्तानी जवान सामने खड़ा होकर बोलता था कि तुम हमारे पे गोली कैसे लाओगे, तुम्हारे को ऑर्डर तो दिल्ली से लेना पड़ेगा। आज पोस्ट कमांडर ऑर्डर लेता है। आपने वीडियो देखे होंगे, आज पोस्ट कमांडर ऑर्डर देता है, क्योंकि वो वहाँ बैठा हुआ है, वो देख रहा है परिस्थिति क्या है, वो देख रहा है माहौल क्या है, वो देख रहा है कि उसे क्या करना है। परिस्थितियाँ बहुत अच्छी बदली।
एक तरीके से कहा जाए 99 का जो कारगिल वॉर है वो सेना के इतिहास में और सेना के लिए एक टर्निंग पॉइंट के रूप में भी कहा जा सकता है। वहाँ से मॉडर्नाइजेशन हुआ हमारी सेना का, वहाँ से डिसीजन मेकिंग पावर भी मिला कहीं ना कहीं सेना को आगे जाके। काफ़ी कुछ चेंज हुआ है ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ हुआ है। 71 के बाद में काफ़ी चेंज हुआ, फिर 99 के बाद में काफ़ी चेंज हुआ है, और पॉलिटिकल लीडरशिप का जो बदलाव हुआ सेंटर के अंदर में, उसके बाद में भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो हर जो प्राइम मिनिस्टर है वो देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता है, और अच्छा किया जा रहा है। सेना का माहौल अच्छा है, सेना का मोराल अच्छा है, मोटिवेटेड है, और आज हम इस कगार पर हैं कि अपने आप को दुनिया के अंदर में एक वर्ल्ड पावर के तौर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। अगर आप ताकतवर हैं तभी आप अपने आप को पावरफुल दिखा सकते हैं। अगर आपकी सेना मजबूत है तो आपका देश मजबूत है, आपके बॉर्डर अगर सुरक्षित है तो आपका देश सुरक्षित है, और आपका देश सुरक्षित है तो आप प्रगति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और आज हमारा देश हमारी सेना के तौर पर जो हमारी सेना काम कर रही है अलग अलग माहौल में, अलग अलग टेरेन में, तो मैं देशवासियों को अपनी तरफ से, अपनी सेना, भारतीय सेना की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के बॉर्डर सुरक्षित है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे कारगिल वॉर हीरो रहे रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर बीबी बत्स। सर, इंडिया हेड के इस प्लेटफॉर्म से पूरे देश की तरफ से हम आपको और आप जैसे तमाम उन वॉर हीरोज़ को आज सल्यूट भी करेंगे। ये 25 साल बाद जो आज कहीं ना कहीं कहा जाए जो भारत के लिए मिलिट्री पर गर्व करने का, देश को एक तरीके से कहा जाए वर्ल्ड में जिस तरीके से पावर बढ़ रहा है, ये आप जैसे ही उन सोल्जर्स के कारण है जो बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह ना करके देश की सुरक्षा में लगे होते हैं। ये 25 साल इस देश को अगर मिली, ये सिल्वर जुबली मिली है, तो इन्हीं जैसे कर्नल बीबी बत्स जैसे लोगों के कारण ही मिली है। आज का दिन है इन तमाम ऐसे कर्नल बीबी बत्स, इनके साथियों और तमाम उन शहीदों को सल्यूट करने का, नमन करने का, जिनके कारण आज देश इस स्थिति में, इस सशक्त स्थिति में खड़ा हुआ है। चलते चलते मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, हमारे देश की पूरी जनता से विनम्र आग्रह है कि जहाँ कहीं भी आपको भारतीय सेना का जवान दिखाई दे उसे जय हिंद जरूर बोलना। इससे उसका मोराल और ऊंचा हो जाता है और उसका मनोबल, उसका वो मोटिवेटेड रहता है। जय हिंद। जय हिंद। 26 जुलाई ये केवल 26 जुलाई ये केवल एक तारीख नहीं बल्कि वो दिन है सेना के शौर्य को याद करने का, सेना की दिलेरी को याद करने का, कारगिल के उन वीर सपूतों को याद करने का जो भारत माँ की अस्मिता के लिए मर मिटे। हमारे साथ मौजूद हैं उसी कारगिल युद्ध के एक जवान ब्रिगेडियर आर विनायक, अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड। उनसे बात करेंगे और कारगिल में उन दिनों क्या हुआ, मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 तक क्या हुआ, उन्हीं से समझेंगे, चूँकि ग्राउंड जीरो पर रहकर उस समय उन परिस्थितियों का सामना किया। सर, बहुत स्वागत है इंडिया हाइट पे। सर, उन दिनों क्या हुआ मई 1999 के बीच और 26 जुलाई 1999 जब कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय हुआ? सबसे पहले मैं ये जो इस साल 26 जुलाई 2024 जो कि कारगिल विजय दिवस की एक रजत जयंती के तौर पे मनाई जा रही है, तो जितने भी हमारे बहादुर सैनिक जिन्होंने भाग लिया उनको मैं सल्यूट करता हूं, और हमारे जो जाबाज सैनिक जिन्होंने लड़ते लड़ते देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। सबसे पहले कारगिल के इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो एक ये बताना चाहता हूं कि कारगिल से लड़ाई से पहले मई के महीने में, मई 1998 में
एक दोनों भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, और उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ी दिन बाद अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो उसके बाद दोनों देश के बीच में थोड़ी सी मतलब टेंशन हुई थी, लेकिन उसको टेंशन को दूर करने के लिए हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाब शरीफ, उन दोनों के बीच में एक लाहौर एग्रीमेंट, समझौता, मतलब एक तरह से एक ये दोस्ती की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप था दोनों के बीच में, दोस्ती की एक समझौता था दोनों के बीच में। ये फरवरी में 20 को साइन किया गया था लाहौर में, आगरा में हुई थी, उसके बाद वो समिट लाहौर में हुई, और दोनों ने कई जैसे बस की यात्रा और कई चीज़ें दोनों के बीच में मित्रता के तौर पे कई पहल लिए थे। लेकिन कारगिल में उसी समय जो उनके तत्कालीन जो सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने मतलब उन्होंने एक योजना बनाया था जिससे कि उन्होंने कारगिल में अपनी सेना भेज के एक तरह से हमको धोखा देने का एक प्लान बनाया, जिसमें जो लद्दाख क्षेत्र में जो हाईवे है उसको नियंत्रण में लाने के लिए एक योजना बनाया था। और ये जो चीज़, क्योंकि ये इसलिए वो उन्होंने किया कि एक तरह से धोखा दिया था भारत को। कारगिल में जो हाइट्स है, जो ऊंचाई है पहाड़ियों में, कई ऐसे पोस्ट है दोनों के, पाकिस्तान के और हमारे भी, जो कि दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक खाली करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है। और वहाँ पे मतलब एक जवान को मतलब वहाँ पे रखना, रहना एक खतरे की, बहुत ही खतरा होता है। तो इसलिए दोनों देश की, जैसे हमको खतरा है वैसे पाकिस्तानियों को भी खतरा है, इसलिए दोनों ने जो विंटर, जो सर्दी के मौसम में वो पोस्ट को खाली किए जाते हैं, और जो बीच वाले एरिया को पेट्रोलिंग करते हैं वो भी, क्योंकि वहाँ चलना, एवलांच वगैरह होते हैं, तो इसलिए वो पीछे आते हैं। और जैसे बर्फ़ पिघल जाता है तकरीबन अप्रैल तक, वो भी अपने पोस्ट में आ जाते हैं, हम भी अपने पोस्ट में आ जाते हैं। तो ये जो गैप रहता है ये विंटर में रहता है, और एक समझौता रहता है कि हम लोग मतलब, लेकिन 1999 में जो पाकिस्तान ने अपने पोस्ट वेकेट नहीं किए, और बल्कि इन्होंने जब बर्फ़ पिघल रहा था, या फरवरी के आसपास, इन्होंने हमारे पोस्ट भी कुछ पोस्ट, यानी कि सारे जो विंटर वेकेटेड पोस्ट को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। इसकी जानकारी हमारे पास थी नहीं। ये जानकारी सबसे पहले 3 मई को आई थी बटालिक सेक्टर में, जो बटालिक सेक्टर जो बिल्कुल ही, और ये पूरा एरिया जो है जहाँ पे ये कारगिल का लड़ाई लड़ा गया है, ये तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है, जिसमें वेस्ट से अगर ले तो मुश्को, द्रास, कक्सर, बटालिक और जुबार, बटालिक के जुबार ऊंचाइयों तक ये लड़ाई लड़ी गई। और सबसे पहले जुबार की ऊंचाइयों पे बटालिक सेक्टर में एक जो पशु चराने जाता था, उसने सबसे पहले कुछ देखा, तो उसने वापस अपने आर्मी वाले पोस्ट को बताया कि हम वहाँ लग रहा है कुछ लोग हैं और वो दुश्मन के हैं। तो इसके बाद जो 4 तारीख को हमारे जो वहाँ के पोस्ट कमांडर है, जो भी है, उन्होंने पेट्रोलिंग भेजे, और मतलब उसके बाद लगातार पेट्रोलिंग जाते रहे। तो ये जब ये पेट्रोल गया तो इन्होंने देखा कि वहाँ दुश्मन बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर फायर भी किया, एम्बुश करने की कोशिश की। उसके बाद बटालिक में फिर देखा
कि फिर हर जगह पेट्रोलिंग शुरू हुई, क्योंकि हमको पता लगाना था कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो फिर एक तुर्तुक जगह है, थोड़ा सा मतलब अगर आप बटालिक से थोड़ा सा नीचे आओ तो तुर्तुक एक जगह है, वहाँ पे भी हमारे पोस्टों, हमारे पेट्रोल्स के ऊपर उन्होंने देखा कि दुश्मन बैठा हुआ है, उन्होंने फायर किया। बीच में इन्होंने 9 मई या कि ये डेट्स में आगे पीछे हो सकता है कि उन्होंने कारगिल एमिनेशन डंप पे भारी गोलाबारी की। उसके बाद मुश्कों में कुछ हमारे जो आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर से भी रेकी हो रहा था, तो उन्होंने भी देखा कि वहाँ पे दुश्मन का मतलब है। और द्रास में भी हुआ, उधर भी हमारे जो लद्दाख स्काउट्स के जो टोली थी उनको पता चला। और फिर 14 मई को जो कक्सर है कारगिल के पास, उसमें हमारा जो एक पेट्रोल था सौरभ कालिया का, वो दुश्मन के एम्बुश में आया और आपको पता है उसके साथ बहुत ही मतलब भयानक उन्होंने बर्ताव किया। तो उसकी जो बॉडी आई थी तो बहुत बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया, जो होना नहीं चाहिए। और वैसे तब तक तो पता चल गया था मई तक कि ये लड़ाई जो है ये बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है इनकी। फिर लगातार फिर उनके ऊपर निगरानी रखी गई हर तरह से, एयरफोर्स की रखी, हमारी रखी। और जोजिला पास तो है, अभी लड़ाई लड़ने के लिए हमको तोप खाना चाहिए, क्योंकि इतनी आर्टिलरी उधर थी नहीं कि जिस तादाद पे दुश्मन था उस लेवल के ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए फायर सपोर्ट की ज़रूरी होती है। क्योंकि दुश्मन पहाड़ियों पे बैठा हुआ था, उनका पोजीशन उनके लिए एडवांटेज का था, हमारे लिए वो एडवांटेज नहीं था, क्योंकि हमको हमारे ऊपर वो आसानी से फायर कर सकते थे। और जो चढ़ाई थी वो खड़ी चट्टानें थी, बड़ी मुश्किल पहाड़ी थी, हाई अल्टीट्यूड था। और हमारे ट्रुप्स जो आएंगे उनको एक्लेमेटाइज करना, क्योंकि जब भी हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं तो किसी भी इंसान को एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ सांस लेना मुश्किल होता है। तो नॉर्मल हालत में भी जब जाते हैं तो ट्रुप्स को एक्लेमेटाइज किया जाता है। और उसके बाद जब मई में उस साल पूरा जोर लगा के बॉर्डर रोड्स का इन्होंने अपना जोजिला पास को जल्द से जल्द, मतलब तो नॉर्मल में वो जून जुलाई में खुल जाती है, लेकिन उस साल थोड़ा सा इन्होंने जल्दी खोलना पड़ा। बहुत जोखिम का काम है खोलना, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें हमारे जो बॉर्डर रोड्स ने भी अच्छा काम किया। और उसके बाद जितने भी हमारी तोपखाना और भी फॉर्मेशंस, क्योंकि हमको सेना भी ज़्यादा चाहिए था तो और ट्रुप्स को लाए गए। और एक अटैक करने में ट्रुप्स ज़्यादा लगते हैं, मतलब और माउंटेन में मतलब पहाड़ी इलाका में अटैक करने में 3 गुना ज़्यादा ट्रुप लगते हैं। तो इसलिए तो मतलब और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई और फिर जो भी है वो आपने देखा है। सर, जैसा आपने भी जिक्र किया कि कारगिल एक बहुत स्टेप चढ़ाई है, बहुत मुश्किल चढ़ाई है, बहुत मुश्किल बैटलफील्ड है, हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है। तो ऐसे में फॉर्मेशंस क्या थे कि किस तरीके से भेजा गया, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर दुश्मन निशाना लगाकर गोली चला रहा था और हमें अंदाजे में गोली चलाना पड़ रहा। तो वहाँ पर ट्रूप्स कैसे पहुँचे, हमारे जो आर्टिलरी सपोर्ट थे या फिर हमारे जो एयर सपोर्ट थे, और क्योंकि LOC से क्रॉस करना नहीं था, तो उस समय पे किस तरीके की रणनीति इस पूरे ऑपरेशन विजय में रही? ऐसा था कि आर्टिलरी का मेजर रोल था, इसलिए मैंने बोला ना, जैसे हमारे बोफर्स गन बहुत कामयाब मतलब साबित हुए। और जैसे कि हम लोगों ने जितनी गोलाबारी की है आर्टिलरी ने, 5 सेकंड में 1200 गोलियां तक उनके ऊपर हमने डाला है। और ये आर्टिलरी जब पड़ती है तो डिफेंसेस को तोड़ देती है, तो इसलिए बहुत आर्टिलरी की इस्तेमाल की गई। और एक्यूरेट जो हमारे जो फॉरवर्ड ट्रुप्स थे उनके साथ तोपखाने के अफसर थे, जो देख के, क्योंकि जो आर्टिलरी का फायर डायरेक्ट करना पड़ता है,
इनडायरेक्ट फायर होता है, मतलब उन्होंने टारगेट दे के उसके ऊपर फायर ला के बहुत मतलब काम ये मतलब हमारे प्रोसीजर है, हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है टारगेट पे राउंड को लाना, और एक्यूरेट रहता है हम लोगों का। तो इन्होंने बहुत एक्यूरेट फायर, एक्यूरेसी की फायर की है, और बहुत ही मतलब डायरेक्ट फायर भी की है। आर्टिलरी गन को डायरेक्ट फायर रोल में ले जाके, रॉकेट लॉन्चर्स, पूरा मतलब तरह की, और उसके बाद इन्फेंट्री को भी तो बहुत ही मतलब हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जूनियर लीडर्स जो थे, इन्होंने बहुत मतलब दिलेरी दिखाई। तो जैसे कि आपने बोला, ये लोग जो नामुमकिन पहाड़ियों के ऊपर चढ़े, अपने जवानों को हौसला बढ़ा के, और जैसे आपने सुना होगा विक्रम बत्रा, उसकी कथन थी दिल मांगे मोर, मतलब अगर एक कैप्चर किया तो उसने बोला भाई मेरे को और भी, उसने वैसे विक्रम बत्रा जैसे ऑफिसर और भी जगह भी थे, तो इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था, सभी ने अच्छा काम किया है। तो इसलिए मतलब तो हमारी जूनियर लीडरशिप बिल्कुल अपने जवान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते रहे, और विजय हासिल हुआ। ये एक बहुत ही मतलब एक मिसाल था, पूरे विश्व में एक मिसाल है कि इतने मुश्किल दुर्गम पहाड़ में हमारी सेना ने लड़ के, जहाँ दुश्मन बिल्कुल अच्छी तरह से हिफाजत से बैठी हुई है, उनको नष्ट करके हम लोगों ने उनको खदेड़ दिया। इसी में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका डिप्लॉयमेंट क्या था और आपका रोल क्या था, क्योंकि एक कहानी आपके बारे में ये भी है जो हमने सुनी भी है कई बार कि भले 3 मई को ये इंटरसेप्शन हुआ था, लेकिन आप लोगों की यूनिट ने इसको और पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था कुछ रेडियो मैसेजेस के जरिए। ये ऐसा था, जैसे मैंने बोला, किसी को पता नहीं था कि, लेकिन रेडियो इंटरसेप्ट हम लोग, जो मेरी यूनिट थी ये थी डोडा सेक्टर में, जहाँ पे अभी एक कैजुअल्टीज हुई है, तो वहाँ पे हम लोग तैनात थे एंटी टेरर ऑपरेशन में। तो हमारे पास रेडियो सेट थी, तो हम लोगों को इन्फेंट्री रोल में भेजा गया था, और वहाँ पे फरवरी मार्च के महीने में खूब सारा इंटरसेप्ट मिलता था, लेकिन भाषा जो था वो हम पकड़ नहीं पाते थे। इसकी रिपोर्ट की फिर हम, लेकिन ये कारगिल सेक्टर में नहीं था, ये बिल्कुल ही दूसरे सेक्टर में था। ये जो पीर पंजाल है इसके नॉर्थ में है, कारगिल तो हिमालय उस तरफ है, लेकिन ये साउथ पीर पंजाल में, जहाँ पे डोडा एरिया है, वहाँ पे था हम लोग डिप्लॉयड। तो उस समय क्या था कि फॉरेन टेररिस्ट भी ऑपरेट करने लगे थे। पहले हमारे हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह जैसे, उसके बाद एलईटी आया, एलईटी में जनरली फॉरेन मिलिटेंट थे। तो हम लोग ने सोचा कि ये उनका, और वो काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स में ऑपरेट करते थे, तो इसलिए हम लोग तो, हमारा फोकस था एंटी टेरर, तो हमारा फोकस वो लाइन ऑफ कंट्रोल में नहीं था। तो हम तो अपने जो थ्रेट के मुताबिक देख रहे थे। हमने रिपोर्ट किया तो ऊपर से काफ़ी ट्रेंड इंटरप्रेटर्स आए, फिर पता चला कि ये जो लैंग्वेज है ये पुश्तो लैंग्वेज की ये चल रहा है आपसी बातचीत। इसका मतलब ये पता चला कि काफ़ी तादाद में फ़ौज है, लेकिन कहाँ है, किधर है, ये हम लोग नहीं अनुमान लगा सकते थे। वो काम तो फिर वो ऊपर गया होगा, उन्होंने पूरा मैचिंग किया होगा, लेकिन ये एक था, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं था। कारगिल को तो वो जो 3 मई को वो जो चरवाहा गया उसको पता लगा। सर आपने कहा कि मतलब जो बाद में मैं क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं ये लगा सकता हूँ कि ये तैयारी जो मैं पहले बोला हूँ, ये लोग पहले से बैठे हुए वहाँ पे। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि हमको ये पता था कि कुछ लोग हैं ऊपर, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता, उनके पास एम्यूनेशन क्या है, उनकी फायर पावर क्या है। तो ऐसे में फोर्सेस के लिए ये कितना चैलेंजिंग हुआ होगा और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? देखो, जब पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद प्रोसीजर है, हम लोगों ने पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग का काम क्या होता है, वो जाते हैं पता लगाने के लिए, तो मतलब उधर से फायर भी आता है, तो कितनी फायर आई, किस प्रकार का वेपन उनके खिलाफ आया है, मतलब एक तरह से अपने मिलिट्री नॉलेज से पता चल जाता है कि इसमें ये एमएमजी का फायर है, तो मतलब ये कंपनी है, कहाँ कहाँ है, तो
तो जब मैंने बोला 100 किलोमीटर में पूरे फ्रंटेज में कहीं ना कहीं दुश्मन बैठे हुए हैं, इसका मतलब एक काफ़ी बड़ी तादाद में फौज थी। सर मतलब इंफॉर्मेशन के लिए भी जान की बाजी लगाई, उसके बाद इंफॉर्मेशन हाथ लगी। हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने देखो, हमने सौरभ कालिया को खो दिया था, वो तो गया था इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। उस समय तो उसको एक तरह से वो दुश्मन के एम्बुश में आ गया, तो इसलिए तो मतलब जोखिम तो है, हर कार्रवाई जोखिम का है। सर आपने कहा 100 किलोमीटर का पूरा फ्रंटियर रेंज था, तो इसका अब एक टैक्टिकल और ज्योग्राफिकल कितना इम्पोर्टेंस था, ये भी थोड़ा सा आप समझाइए। देखो ऐसा है, ये जो नेशनल हाईवे चल रहा है ये श्रीनगर से ले वो वाला इस एरिया के सामने जा रहा था, और दूसरा है कि जो बटालिक साइड से जो था वो साइचिन ग्लेशियर के तरफ थ्रेटन करता है, क्योंकि वो ऊपर जाता है तुर्तुक वगैरह वो ग्लेशियर के तरफ। तो मतलब पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से हमारे ग्लेशियर को जो सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पूरी ग्लेशियर का जो एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के ट्रुप्स जो जाता है वो इस लेह लद्दाख से मतलब श्रीनगर से होते हुए जम्मू से जाते हैं, और जो भी उनका लेह तक पहुँचाना, लेह के बाद वो एयरलिफ्ट होता है। तो मतलब एक तरह से लेह वगैरह सब एक तरह के बेस है, लेकिन उसको भी स्टॉकिंग करना पड़ता है, विंटर में कट जाता है तो विंटर के लिए स्टॉकिंग भी करना पड़ता है, जितना है उतना नहीं। लेकिन पूरा मतलब जो अक्टूबर में बंद होता था जोजिला पास, अक्टूबर से जून तक मतलब कम से कम काफ़ी 7-8 महीने के लिए उसको स्टॉकिंग करना, तो ये एक अगर वो काट देंगे तो वहाँ स्टॉकिंग कम हुआ तो हमारे ग्लेशियर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, जो कारगिल वाले पोस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा अगर सामग्री, तो वो उनका काम ही ये था कि वो इस रोड को हथिया लें। सर एक चीज़ और भी कारगिल वॉर के बारे में बहुत प्रचलित है, कई लोगों की बुक्स में भी ये मेंशन है कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी वो अपनी फोर्सेस की ड्रेसअप में नहीं थी, वो एक आतंकवादियों के वेशभूषा में थी। वो क्योंकि पाकिस्तान ने तो क्योंकि वो झूठ बोल रहा था तो इसलिए उसने बोला हमें नहीं मालूम, बोलते ये मुजाहिदीन है। लेकिन जो हमारे जो सिग्नल इंटरसेप्ट इन्होंने मुशर्रफ और ये चाइना गए थे, मुशर्रफ चाइना से उन्होंने अपने एक दूसरा जनरल, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उनसे उनका कॉन्वर्सेशन जो है वो हमारे सिग्नल वालों ने पिकअप कर लिया। उसमें ये क्लियर था कि उसमें उनका आर्मी इन्वॉल्व है, इसलिए लास्ट में तो मतलब उनका जो ये ओपन में आ गया और उसको हम लोगों ने मतलब प्रूव कर दिया कि ये इन्वॉल्वमेंट इन्हीं का है। और इसलिए मतलब एक तो है हम लोगों ने पूरे कारगिल लड़ाई में हमने बहुत ही संयम बरता, उससे क्या हुआ कि हमारे को आदेश था कि LOC क्रॉस नहीं करना, तो इसलिए हमारे लड़ाई में भी हमारे काफ़ी मतलब हम लोग किसी रूल के मुताबिक जा रहे थे। और इसमें क्योंकि पाकिस्तान ने झूठ बोला था, उनका झूठ को साबित किया, तो पूरे विश्व में उनकी निंदा हुई। अमेरिका भी समझ गया कि पाकिस्तान की गलती है, वही है जिसने ये पूरा कांड किया है, और उनके ऊपर प्रेशर भी डाला था कि विड्रॉ करें। तो मतलब ये पूरा मतलब एक तरह से, और भारत की जो जिस तरीके से हमने सिचुएशन हैंडल किया, इसमें सब लोग ने हमारी सराहना की कि हम लोग एक जिम्मेदार देश के मुताबिक उभर आए। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा एक मान बढ़ा और फौजियों ने हमारा बॉर्डर पे मान बढ़ाया। और देश के लड़ाई तो हमारे जवानों ने बहुत अच्छा, उसका भी बहुत सराहना हुआ कि मुश्किल बिल्कुल नामुमकिन पहाड़ियों पे जो थी स्थिति उसको उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। और देश का भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोगों ने अपना जैसे बोला LOC क्रॉस नहीं किया और प्रेशर पूरा डिप्लोमेटिक प्रेशर से उनको वापस किया। सर मुश्किल पहाड़ियों का जिक्र आपने किया, एक पॉइंट है टाइगर हिल, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट। टाइगर हिल
हाँ, वो एक था, बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने बोला ना, दुश्मन को भगाना था, तो इसको, इन चीज़ों को कैप्चर, दुश्मन यहाँ पे थी, टोलो लिंक था, तो इनको कैप्चर करने के लिए हमने तो एक टाइगर हिल, एक मान लो मेन फाइनल टारगेट थे। उससे पहले कई कई मतलब ऑब्जेक्टिव थे, एकदम एक ही टाइगर हिल नहीं था। मैंने बोला कितने 130 जगह में थे। टाइगर हिल अल्टीमेट, एक तरीके से कहा जाए अल्टीमेट टारगेट टाइगर हिल, तो वो टाइगर ये है कि एक तो वो ऊंची पहाड़ी है, दिखता है, और नाम टाइगर हिल है, और कैप्चर कर लिया, बस ठीक है। मेन अपने को उस पे तिरंगा चढ़ा दिया हमारे सेना ने, तो वो एक तरह से जीत हासिल हुई ना। जब आप एवरेस्ट चढ़ते हो तो झंडा लगाते हो, तो मतलब ये एक टारगेट सा था। लेकिन हर एक पोस्ट जो कैप्चर हुआ है वो ज़रूरी है, उसमें हमारे जवानों का खून बहा है। सर, एक सवाल ये भी बनता है कि जब बड़े बड़े सेना के अधिकारी थे, यानी जो मेन फोर्सेस, मेन कैप्टन्स बोला जाए, लेफ्टिनेंट कालिया हो या फिर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे हो, अनुज नैयर हो, या फिर ऐसे तमाम जो वहाँ पर शहीद हो रहे थे, उस बीच में उन शहादत के दौर में किस तरीके से सेना अपने मनोबल को बढ़ा कर रखी थी? देखो, मनोबल, अगर लड़ाई है तो कैजुअल्टीज़ होंगी, तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब लड़ना है। हमारा जो एम है वो है, जो हमको टास्क दिया गया है उसको पूरा करना। तो उस समय जो कैजुअल्टीज़ हुए हैं, हम तो फौज में लेना पड़ता है। जैसे कभी एयर क्रैश होता है तो हवाई जहाज उड़ने बंद नहीं होते हैं। जिस दिन एयरक्राफ्ट की एयर क्रैश होती है तो उस दिन ज़्यादा फ्लाइंग होती है। तो इसलिए जैसे हमारे ये है, जवानों को महसूस होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, अगर उनके आत्मा को शांति देनी है तो दुश्मन को मार के शांति दो, मतलब मातम मत मनाओ। तो अगर उसको सही, उनके आत्मा को शांति देनी है और बदला लेना है, तो उसमें बदला की भावना आती है कि अगर इन्होंने हमारा बंदा मारा है, हम वहाँ बैठ के ऐसे नहीं है, तो हम दुश्मन के जो को मार के करो, और भी जोश से जाओ। कैंप्स के अंदर माहौल कैसा होता था? क्योंकि अभी कुछ देर पहले आप भी बता रहे थे कि हम लोग खाना खा रहे होते थे और एम्बुश आ जाता था। देखो, ऐसा होता है, देखो, अगर आप लड़ाई के इलाके में खाना खाना, कोई ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा है, लड़ाई लड़ते हुए खाना खाना है। अगर हम लोग, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे छत्तीसगढ़ में 35 लोग मर गए, तो मतलब वो क्या है, खाना खाते समय उनके ऊपर अटैक। जब भी हम लोग रेस्ट करते हैं या हार्बर लेते हैं, तो 1/3 जो है वो उस टोली की हिफाजत में लगती है, 1/3 रेस्ट करती है और बाकी खाना खाते हैं। मतलब एक तरह एक सिस्टम होता है, हर एक चीज़ टैक्टिकल होता है वहाँ पे। तो ये नहीं है कि मतलब लड़ाई लड़ रही है तो हम लोग लड़ते भी हैं, रेस्ट भी लेते हैं। जब रेस्ट लेते हैं तो कोई ना कोई संतरी रहता है, ये नहीं कि हमारे ऊपर से दुश्मन चले जाए। सिस्टम रहती है, लड़ाई लड़ने की सिस्टम रहती है। सर, मेजर सपोर्ट किसी भी सोल्जर की कहे या फिर कोई भी व्यक्ति, उसका मेजर सपोर्ट उसकी फैमिली होती है। जब आप लोग वॉर के टाइम में फ्रंट में थे, तो आपकी फैमिलीज में क्या माहौल था? फैमिलीज की क्या अंदर चल रहा है? ऐसा है, जब लड़ाई में है तो हर फैमिली को अपने जो जिनके हस्बैंड है या उनका बेटा है या किसी का फादर है, जो भी ये भाई है, तो उनको मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जो हमारे फौज में जो हम लोगों के जो फैमिलीज़ होती हैं, जैसे अगर मैं कमांडर हूँ तो मेरी जो धर्मपत्नी है, उनका रोल है कि इनको संभालना, उनको मनोबल ऊपर करना। बहुत मतलब ये हर लड़ाई में जो हमारी फैमिलीज़ है, ये हमारे जवानों के फैमिलीज़ के साथ रहती हैं, उनको मिलती है। मतलब उनका मनोबल बनाने के लिए कई चीज़ करना पड़ता है, घर घर जाके समझाना पड़ता है सब कुछ ठीक है।
कोई भी आया खबर तो सबको पहुंचाते हैं कि सब ठीक ठाक है। आउटसाइड नहीं, दे आर इनसाइड द आर्मी। जो असली में हर जवान के परिवार जो रहता है उनको उनका देखभाल करना, उनको कोई समस्या नहीं आने देना, अगर उनको कोई भी तकलीफ हो उसको पूरा करना, ये सब हमारे सिस्टम के अंदर है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये लूँगा कि आप जिस जगह पे पोस्टेड थे उस कारगिल वॉर के दौरान, वहाँ का कोई एक किस्सा जो आपको अभी भी याद आता हो, या फिर कोई ऐसी एक फाइट हो या फिर कोई लड़ाई हो जो आपको अभी भी याद आ जाती है? देखो, जो कारगिल लड़ाई में पर से मैं उस क्षेत्र में था नहीं, हम लोग आउटसाइड क्षेत्र में थे, मतलब क्योंकि कारगिल लड़ाई जोजिला पास के वेस्ट में हुई है, ईस्ट में हुई है। तो मतलब लेकिन सपोर्ट के तौर पे, जैसे कि जब कारगिल लड़ाई तो हम लोग वापस चले गए थे चंडीगढ़, क्योंकि हमको अपना मेन रोल पे आना था। तो वहाँ पे, लेकिन जब चंडीगढ़ में रहते हुए जैसे सौरभ कालिया की बॉडी आई, तो मेरे यूनिट को ही टास्क दिया गया था भाई इसको एयरपोर्ट से लेके उसके घर तक पहुँचाना। तो मतलब तो मेरे जो जवान भेजे थे तो उसको कैसे रिसीव करना सम्मान के साथ, फिर उनके माता पिता को हैंडल करना, तो ये सब मतलब एक तरह से वो तो करते हैं ना, कोई किसी ना किसी ने करना है, लड़ाई से थोड़ी आएगा उधर। जो पीस टाइम वाले जवान भी काम करते हैं, उन हॉस्पिटल में जाना, जो घायल सोल्जर्स को मतलब मिलना, पूछना क्या चाहिए, तो मतलब जो पीस टाइम में जो रहते हैं, जो भी रहा हो, वो भी अपना रोल अदा करते हैं। देखिए, तो ये थे हमारे साथ कारगिल वॉर के दौरान अपनी सेवाएं देश को देने वाले ब्रिगेडियर आर विनायक, जो अब रिटायर्ड है, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो सेना जब पहाड़ों पर लड़ रही थी तो वो केवल अपने लिए नहीं, उन चोटियों के लिए नहीं, देश के लिए लड़ रही थी, देश के मान सम्मान के लिए लड़ रही थी। और एक ये कारगिल ऐसा युद्ध रहा जिसने भारत को ना केवल वो युद्ध जिताया, बल्कि विश्व पटल पर भारत की छवि को भी बदला, और भारत के जो पॉलिटिकल अलायंस थे उनको भी कहीं ना कहीं मजबूत किया। इंडिया हेड के लिए इरफान के साथ प्रखर जैन।